नमस्कार। आज एक खास चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है जूझ। ये लिखा है आनंद यादव के द्वारा। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आनंद यादव ने अपने बचपन में पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। उनके पिताजी कभी ये नहीं चाहते थे कि ये ज़्यादा पढ़ लिख जाए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। वो पाठ के अंदर ये भी कहते हैं कि तू पढ़कर करेगा क्या बालिस्टर बनेगा। फिर भी आनंद यादव मेहनत करते हैं, बहुत सारी तिकड़म लगाकर पढ़ाई करते हैं, खेत में काम करते हैं और जब समय बचता है उसके बाद ये पढ़ाई करते हैं। बहुत बड़े लेखक बने ये देश के, आज ये एक प्रतिष्ठित नाम है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इनके बचपन में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसका कुछ सार हम इसमें देख ले रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ यहाँ से शुरू होता है कि जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव द्वारा बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास है। इस पाठ में उपन्यास के कुछ अंश मात्र ही उद्धृत किए गए हैं, यानी कि दिए गए हैं। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि 1990 में सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और आंचलिक प्रवेश की जीवंत गाथा है। अपने बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु मेरे पिता मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। वे स्वयं कोई काम न करके खेत का सारा काम मुझसे करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये एक मोटा मोटा इसका परिभाषा है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये बात जाननी चाहिए कि जो लेखक के पिता हैं वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा पाठशाला जाए। उन्हें ऐसा लगता था कि ये खेत में काम करता रहेगा तो मैं थोड़ा घूम लूँगा। वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के मानव थे। आगे लेखक कहते हैं, एक दिन जब लेखक 7 कंडे थापने में अपनी माँ की सहायता कर रहा था तो वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु माँ भी आनंदा यानी कि लेखक के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकी। एक दिन आया कि जब माँ कंडे पाथ रही थी तो आनंदा जो लेखक है वो पानी भर भर के दे रहा था, छोटा ही तो था, तो उसने वहीं पर बात कह दी कि मैं पढ़ना जाना चाहता हूँ और इसलिए मेरा समर्थन करो। माफ़ करिएगा, कुछ आवाज़ें बाहर से आ रही होंगी, तो बच्चे भी खेल रहे हैं पड़ोस में, तो उन्हें भी रोका नहीं जा सकता है। आगे कहते हैं कि स्वयं अपनी माँ से वह लेखक कहता है कि खेत के लगभग भी सभी काम खत्म हो गए जो मैं कर सकता था, इसलिए तू मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती। तो दत्ताजी राव सरकार का यहाँ पर जिक्र है। तो दत्ताजी राव उनकी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं कि जमींदार हैं, और उनकी बात सभी को मैक्सिमम मानना ही पड़ता है। चूंकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे और उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य थे, इसलिए लेखक को लगता है कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला का रास्ता खोल सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, यानी कि परेशानी लेकर जाते हैं। मम्मी और बेटा दोनों, वो भी उसके पिता की मार्केट से लौटने के बाद पहले ही माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि क्या कंडीशन है, क्यों वो नहीं जाने देता, क्यों वो खेतों पर अपने बच्चों से काम करवाता, वो सारा का सारा उन्हें बता देती हैं। सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता। रखमाबाई इज समबडी हु इज रिलेटेड टू हिम, उसका पिता है, उससे वो रिलेशन में है, कोई भी है, ठीक है। और खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता है, ऐसा उसकी माँ कहती है। वह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए और उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया, यानी कि माँ और बेटा को घर भेज दिया। फिर दत्ताजी राव के बाड़े पर बुलावा आया, ऐसा उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि दत्ताजी राव ने आपको बुलाया है, और उसके पिताजी के लिए इस सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ी खुशी से दत्ताजी राव के बाड़े में जाते हैं। आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने लेखक भी वहीं चला जाता है, मौका का फायदा उठाता और लेखक भी वहीं पहुंच जाता है। दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेते हैं, बातचीत पूछते हैं। फिर दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। तो लेखक कहता है, जो कि आनंदा है, छोटा है जी, 5वीं में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। वार्तालाप में लेखक दत्ताजी राव को यह बता देते हैं कि मुझे पाठशाला दादा नहीं जाने देते। दत्ताजी ने दादा पर खूब गुस्सा किया। फिर उसने कहा कि तू लुगाई यानी कि पत्नी को और अपने बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गमार गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता है, तो शर्म नहीं है।
कि बच्चों की पढ़ने की उम्र है और साले तुम घूम रहे हो और इनको खेत में जोत दिया है, ऐसा लेखक के पिताजी से दत्ताजी राव कहते हैं। आगे है, अंत में दत्ताजी आनंदा लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा मेरे यानी कि जो आनंदा के हैं पाठशाला जाने का मान तो गए, परंतु पाठशाला 11 बजे से होती है, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत में सीधे पाठशाला आना, सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले आना, छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना और जब खेत में काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना आदि का आदेश देते हैं। जब उसके पिताजी तैयार हो जाते कि मैं पाठशाला भेज दूंगा, उसके बाद उसके पिताजी को अपने बेटे से यानी कि आनंदा से शर्त रखते हैं कि देख, सबसे पहले तो पाठशाला 11 बजे से शुरू होती है, सुबह ही उठते सबसे पहले बस्ता लेकर खेत में आएगा और काम हो जाएगा 11 बजे तक, तो 11 बजे बस्ता लेकर स्कूल में जाएगा, फिर स्कूल से घर आकर बस्ता रखे फिर खेत में जाएगा 5 बजे। और जिस दिन काम खेत में ज़्यादा होगा उस दिन भी तुझे खेत में जाना पड़ेगा, और कहीं गांव में तू घूमता मिल गया तो तू कुचला जाएगा। ये सारी शर्तों के साथ उन्होंने अपने आनंदा को स्कूल भेजना शुरू किया, जो कि आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही गंभीर शर्तें हैं। हालांकि जब गांव में तुम जाओगे तो ये भी शर्तें देखने को मिल जाएंगी। बच्चे पढ़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करते हैं। आज हम और तुम दोनों ही बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पढ़ने का मौका मिलता है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बचपन से ही सिर्फ कमाने खाने के लिए लग जाती है, 2-2 रुपए के लिए मेहनत करते हैं। पढ़ाई एक सौभाग्य है जो हर किसी को नहीं मिलता, इस बात को हमें समझना चाहिए। थोड़ी लाइट की हो सकता कमी है, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड है ये साफ नज़र आ रहा होगा। ये तो स्क्रीन की लाइट है, बट समहाउ ये थोड़ा बल्ब कमज़ोर हो गए बारिश होने की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं कि आनंदा दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है। उसका मन आनंद से उमड़ रहा था, परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए भी अभी भी तैयार नहीं था। वे फिर कहते हैं कि हाँ, अगर किसी दिन तू खेत में नहीं आया तो गांव में जहां मिलेगा वहीं को चलता हूँ, नहीं तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। आनंदा गर्दन नीचे करके खाना खाने लगता है कि चल कोई ना, थोड़ा 2-4 कहेगा लेकिन कल से स्कूल तो भेजेगा ही, वरना दत्ताजी राव के बाड़े पर चले जाएंगे, वहाँ पर कुछ करेंगे, जो बनेगा सो करूँगा। उन्होंने ये भी कह रखा कि जो बने सो करना और मतलब पढ़ाई किया करना। आगे अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर शुरू हो गया। वह गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि से बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। खेतों के काम की चक्की में पिसते रहने से उसे छुटकारा मिल गया था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर जी की छड़ी की मार आनंदा को अच्छी लगती थी। जो आनंदा है उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो खेतों की काम की चक्की है उसमें सुबह से लेकर शाम को 10 बजे तक जो पिसता हूँ, इतना छोटी उम्र में समझ लो इतना मेहनत करता है वो बच्चा। तो उसने महसूस किया कि यार मास्टर 2-4 छड़ी मान लेगा वो बेहतर होगा, वहाँ पर कुछ नया सीखूंगा भी, लेकिन खेत में तो यार हमारा ज़िंदगी नर्क है। फिर वह कहता है वह इस मार को भी मज़े से सहन कर सकता था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया। आनंदा यानी कि लेखक को 5वीं कक्षा में उसके पहचानने के 2 ही लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे, क्योंकि उसका स्कूल पहले ही 2 साल पहले ही छूट गया था। तो जो उसके साथ के बच्चे थे वो पास होकर नेक्स्ट क्लासेस में चले गए, लेकिन आनंदा वहीं 5वीं कक्षा में रह गया। और कुछ ऐसे बच्चे जो उसके जूनियर थे वो उसको मिले, जिनको वो चूतिया समझता था, वो उसके साथ पढ़ने के लिए मिले। आगे है, अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बने यानी कि लकड़ी के लट्ठे के बने बस्ते में ले जाया करता था, लेकिन वे अब पुरानी हो चुकी थी। जो किताब हैं वो नाव ओल्ड हो चुकी थी। फिर लेखक की कक्षा में एक शरारती लड़का चावहाड़ है भी था। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाया करता था। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता था। इतने में मास्टर जी आ गए एक दिन और गमछा टेबल पर ही रह गया। जो गमछा जानते हैं ना, अंगोछा जिसको सिर पर बांधा जाता है, ठीक है। तो आनंदा की धड़कन बढ़ गई और उसका दिल धक धक करने लगा कि कहीं मास्टर जी ये ना कहें कि किसका है और क्यों रखा है और डांटने लगे।
पूछने पर मास्टर जी को जब यह पता चलता है कि शरारत चाहवाड़ ने की है तो उसे खूब लताड़ते हैं, खूब डांटते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्हें बामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची थी। ये पहला दिन है, फर्स्ट डे है, जब उसको परेशान किया गया। जब वो धोती पहन के गया, गमछा पहन के गया, तो लड़कों ने मजे ले लिए, यार नया आया क्या है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अक्सर होता है। आनंदा का मन उदास हो गया क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु आनंदा ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। उसने सोचा कोई नहीं, चलो थोड़ी बहुत पढ़ाई में क्या इज्जत क्या बेइज्जती, चलो चलते हैं। और फिर उसने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। आगे है, पाठशाला के मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे। वही एक स्कूल यानी कि पाठशाला में मंत्री नामक एक मास्टर थे, जिनका नाम ही मंत्री था। दरअसल वो कोई मंत्री नहीं थे, गांव में लोग महामंत्री कहा करते होंगे, इस मंत्री नाम पड़ गया। वो गणित पढ़ाया करते थे। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कमर में घूसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने ऊधम नहीं मचाया करते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर में दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। कक्षा में उसका खूब सम्मान भी था। वह बसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था। अब यहाँ पर लेखक एक बसंत पाटिल नामक लड़के का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट लड़का था। शरीर में दुबला पतला कमजोर था, लेकिन पढ़ने में एकदम चुस्त दुरुस्त था। उसके सवाल अक्सर गलत नहीं हुआ करते थे और मंत्री उससे खूब खुश थे। उसको मंत्री बना रखा था क्लास का। यानी कि जो बच्चा है बसंत पाटिल, वो क्लास में गणित के और बच्चों के, जो कमजोर बच्चे, उनके सवाल चेक किया करता था। मॉनिटर भी बना रखा था उसको। क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, इसलिए मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी बसंत को ही सौंपनी पड़ी। आनंदा अब पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती बसंत पाटिल से हो गई। आनंद भी गणित में अच्छा हो गया। तो फिर क्या है, जब जैसे लोगों से दोस्ती होती है वैसा कभी कभी प्रभाव जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कि जरूरी नहीं है जो चंदन पर सर्प लटके हैं वो चंदन भी उसका जहर, या फिर चंदन के गुण सर्प में आ जाए, सर्प के गुण चंदन में चले जाए, ऐसा नहीं है। बट बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अगर अच्छी दोस्ती आप कर लो तो वैसा ही हुआ। लेखक के साथ आनंदा ने बसंत पाटिल से दोस्ती कर ली। वो गणित में अच्छा था, धीरे धीरे उसका भी गणित अच्छा हो गया। आगे अब गणित के जो सवाल थे उसकी समझ में आने लगे थे। वह बसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा। बसंत पाटिल एक तरफ से बच्चों के सवाल जांचता था, दूसरी तरफ से आनंदा अपनी धोती और गमछा पहनकर वीआईपी ड्रेस, जिसको उस समय की टाई बोला जाता था, पहन के जाया करता था। ठीक है। फिर फलस्वरूप आनंदा और बसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी थी। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे थे। आनंदा उठ और कॉपियाँ चेक कर। तो आनंदा को बहुत अच्छा लगता था। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता बढ़ गई और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया। पाठशाला में नवा सौंदलगेकर, ये नाम है, नवा सौंदलगेकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते तो स्वयं को उसमें डूब या रम जाते थे। कविता पढ़ाते वक्त खूब डूब जाते थे और खूब रम जाते थे। ऐसा वो किया करते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद और बढ़िया चाल और रसिकता सब कुछ था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। वे कविता को सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे, यानी कि एक्टिंग भी किया करते थे। जब कविताएं सुनाते थे तो उनके मन मन में, तन तन में, रोम रोम में कविता बस जाती थी। एकदम अभिनय करते हुए, जो मराठी के टीचर हैं लेखक के, वो एकदम एक्टिंग करते हुए कविता पढ़ाते थे। एकदम बच्चों को मजा आ जाता था जो है। फिर क्या है, वे स्वयं भी कविता लिखा करते थे। जब मास्टर जी ने अपनी लिखी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा को उन्हें तल्लीनता के साथ सुना करता था। वह अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लिया करता था। तो लेखक को कविताएं पढ़ना भी बहुत पसंद था। जो मराठी टीचर जब अपनी खुद की कविताएं पढ़ाते थे तो लेखक एकदम पूरी कंसंट्रेशन के साथ उनकी कविताएं पढ़ा करता था। फिर आगे चलते हैं। जब आनंदा खेत में काम करता था तो भी मास्टर जी के हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाया करता था। फिर क्या वो कविताएं लिख लेता था, उन्हें कंठस्थ कर लेता था। फिर जब खेत में काम किया करता था, भैंसे चराया करता था, पानी लगाया करता था, क्यारियां बनाया करता था, फसल काटा करता था, तब वही कविताएं याद करके वही उसी तरह से मन मन में अभिनय किया करता था और ऐसे उसका काम सरल हो जाता था। जैसे आज के टाइम पर म्यूजिक बजा लेते हैं, उस समय म्यूजिक की इतनी कॉमन व्यवस्था नहीं थी। बड़े बड़े लोगों के पास ही म्यूजिक हुआ करता था।
तो एक तरह से उसका म्यूजिक की तरह एंटरटेनमेंट होता था, काम किया करता था। वह कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी करने लगा था। पानी से क्यारियां कब भर जाती थीं उससे पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा को अकेलापन कचोटता था, परंतु अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को खत्म कर सकता था। अब वह अपने आप से ही खेलने लगा था, बल्कि अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में वह कविताएं गाकर नाचता भी था और अभिनय भी किया करता था। ये थी कंडीशन आनंदा की। जब वो प्रभावित हो गया नभा सौंदेलकर मतलब मराठी के टीचर से, तो फिर क्या वो कविताएं गाया करता था, अभिनय किया करता था, नाचता था, और एकदम इससे क्या होता है कि मन खुल जाता था, नई कविताएं लिखने की उमंग आती थी, नई कविताएं सीखने की, पढ़ने की इच्छा हुआ करती थी। फिर आगे कहते हैं अब वह कुछ अपनी भी कविताएं बनाने लगा था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब ऐसी कंडीशन हो गई कि जब खुद वो बनाने लगा धीरे धीरे कविताएं, उन्हीं की तर्ज पर उन्हीं के छंद डालने लगा, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक अच्छा कवि की तरह बन गया वो। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविताएं सुनाने लगी। ये अक्सर होता कि जब आपका जूनियर या आप जब अच्छे हो जाते हैं, यानी कि एक अपना स्टैंडर्ड होता है, जैसे क्लास 12th में है आप और आपका स्टैंडर्ड जस्ट लाइक ग्रेजुएशन, तो क्या है, हम क्लास 8th का एग्जाम्पल, आपका 8th में आप कोई ऐसी कविता लिखते हैं जो एक एप्रिसिएशन का पॉइंट हो, तो फिर टीचर आपको बड़ी क्लासेस में ले जाएगा, हो सकता है मॉर्निंग असेंबली में मंच पे भी ले जाए और वहाँ से आपकी कविताएं गवाए। वैसा ही उसके साथ हुआ। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल आए थे। उसको लगने लगा था आई एम समथिंग। वह अपने मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था। अब आनंदा को भी लगने लगा था कि वह खेतों और गांवों के दृश्यों को देखकर कविता लिख सकता है। वह भैंस चराते दराते फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी कर कविता लिखने लगा था। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाया करता था। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते थे और मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन जो कि कविता का इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कविता में इम्पोर्टेंट, कविता को सुंदर कैसे बनाते हैं, मास्टर जी की ये सभी बातें उसे मास्टर जी के और नज़दीक ले आईं। अब वह शब्दों की नशे में डूबने लगा था। फिर क्या हुआ कि ये सारे प्रभाव जो मास्टर जी के, या देखो एक चीज़ है, जो आपका मास्टर है अगर वो आपको निष्पक्ष समझाता है, आपको ज्ञान देता है, तब आपके अंदर एक नई उम्मीद जागती है। लेखक के साथ भी वही हुआ। एक बेहतर कवि, एक बेहतर लेखक बनकर उभरा और इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार लेके गया। इस प्रकार सबसे बड़ी सीख जो इसमें है वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरी ये है कि कैसे बचपन में बच्चों को पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी ग्रामीण समाज में ये है, बच्चे पढ़ने के लिए खुद मजदूरी करते हैं, उसके बाद पढ़ने जाते हैं। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।